अटल जी से पहली मुलाकात कब हुई थी और वो वाकया क्या था जिस वजह से आपकी मुलाकात उनसे हुई? देख के लगभग अपनी कुर्सी से उछल पड़ा, उछल नहीं कह सकते उसको। और वो उनका पत्र था बच्चन जी का, और उन्होंने उसमें 2-4 लाइन लिखी थी। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और ग्वालियर बुलेटिन की तरफ से आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। सबसे पहले मैं आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे साथ जो अतिथि हैं वो वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पर फिर भी औपचारिकता के लिए उनका परिचय मैं करवा देता हूं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के मित्र व ग्वालियर शहर के वरिष्ठ साहित्यकार श्री शैवाल सत्यार्थी जी। नमस्कार सर, स्वागत है नमस्ते। आपका। नमस्कार। सबसे पहला सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपने बारे में कुछ थोड़ा हमारे दर्शकों को अवगत कराएं कि आप कितने समय से साहित्य वगैरह में हैं। अपने विषय में बताना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दूसरे लोग तो लिख सकते हैं अपने बारे में, हम भी लिखते हैं बहुत लोगों के बारे में, लेकिन खुद के बारे में बताना बड़ा कठिन है। क्योंकि शुरू से हिंदी के प्रति बड़ा भारी एक लगाव, एक लगन मन में बनी रही, और वो निरंतर मुझसे हिंदी के लिए काम कराती रही। और अनेक तरह से लिखने की दृष्टि से दिन रात लिखा, आयोजनों की दृष्टि से दिन रात आयोजन किए, गोष्ठियों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, दोस्तों को जोड़ने के माध्यम से, इन तमाम माध्यमों से जितना हिंदी के लिए कर सकते थे वो मैंने लगातार जीवन के, कहना चाहिए अभी 86 वर्षों तक जो मेरी आयु हो रही है, वो ये सब चलता रहा। और बाकी जन्म की बातें हैं तो जन्म हुआ मेरा, बताया मैंने अपने मित्रों को अभी कि वही बताना 86 वर्ष पहले, ये महीना कौन सा था, महीना तो मुझे याद नहीं आ रहा है, 1935 था शायद। 1935 में जो ग्वालियर के पास भिंड है, बड़ी ऐतिहासिक जगह है, वो बड़ी मशहूर जगह है। हालांकि कुख्यात भी है कुछ अर्थों में, क्योंकि वो बड़े बड़े डाकुओं का गढ़ कहलाता है। और सबसे बड़े जो डाकू हुए हैं, डाकू मान सिंह, डाकू सरदार, संसार के सबसे बड़े डाकू जो हुए, वो डाकू नहीं थे, वो तो एक ऋषि जैसे थे। हम तो अपने कामों से वो ऋषि किसी कारण से बन गए डाकू। मान सिंह जी किसी कारण से, किसी पारिवारिक कारण से, किसी कलह के कारण वो डाकू बने। और नहीं तो वो गरीबों के लिए कैसा सहायता करते थे, किस तरह से गरीब बेटियों की शादियाँ करते थे, करवाते थे। तो वो तो मनुष्य से ऊपर की चीज़ थे वो। तो वो खैर कुख्यात था भिंड इस मायने में। और बहादुरी में बड़ा नाम था, भदावरों का था, वो ठाकुरों का, राजाओं का, महाराजाओं का। तो भिंड का जो किला था, उस किले में मेरा सौभाग्य से मुझे जन्म लेना पड़ गया। और उसकी वजह ये थी कि सारा जो जो ज़िले के सबसे बड़े ऑफिसर होते, कलेक्टर और जज, उनके रेजिडेंस और उनके ऑफिसेज, कलेक्ट्रेट और जुडिशरी का जो रहता है, ये सारा, ये सब किले में ही था। और किले में उनके रेजिडेंस थे। तो मेरे पिताजी उस समय सेशंस जज हुआ करते थे, इस पद पे थे। तो वो नेचुरली जब वो सेशन जज थे और किले में रहते थे, तो मेरा जन्म किले में होना ही था। तो करीब 86 वर्ष पहले मेरा उस भिंड के किले में जन्म हुआ। और वहाँ से चलते चलते फिर ये कहानी चलती रही लगातार। कई जन्म होते रहे मेरे। ब्रेन हेमरेज हुआ, हार्ट अटैक हुआ, कोरोना ने ग्रसित किया। इन सबसे निकलते हुए भी हिंदी के लिए लगातार चिंतन मेरे दिमाग में चलता रहा, और हर पल जो है वो हिंदी के लिए समर्पित रहा, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा, मेरा ये प्रश्न और भी था कि आपका हिंदी साहित्य में किस आयु से आपको लगा कि मेरी रुचि इस में आ रही है और किस वजह से आ रही है, आखिर क्या वजह थी? मुझे लगता है कि घर का जो वातावरण था वो इसके लिए पूरी तरह से उसको ही इसका श्रेय मिलना चाहिए। कारण ये था कि मेरे जो भाई बहन थे उनकी भी रुचि हुआ करती थी हिंदी में। हालांकि स्टेट ग्वालियर राज्य हुआ करता था, रियासत थी ग्वालियर सिंधियाओं की। तो रियासत में उर्दू का बोलबाला था। उर्दू यहाँ की शायद उस ज़माने में राजभाषा थी उर्दू। और सारे फैसले जो हुआ करते थे, पिताजी भी जो फैसले देते थे वो हिंदी नुमा उर्दू में ही हुआ करते थे। वो उर्दू नुमा हिंदी या हिंदी नुमा उर्दू में। तो
उर्दू का बड़ा भारी यहाँ पे बोलबाला था, मगर उसके बाद भी हिंदी जो है वो सुरक्षित थी। और मुझे याद है कि मेरे घर पे जो इस देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी की बाल पत्रिकाएं आती थी, बाल सखा और अनेक पत्रिकाएं, याद नहीं आ रही नाम मुझे इसमें, बाल सखा का याद रह गया, बहुत मशहूर पत्रिका थी बाल सखा। तो ये सारी पत्रिकाएं मेरे यहाँ आया करती थी और इसी दृष्टि से आती थी कि बच्चों को अच्छे संस्कार मिलें और बच्चे जो हैं वो देशभक्त बने, राष्ट्रीयता आए उनमें, ये सारे भाव जगाने की दृष्टि से। तो वो मुझे लगता है वहीं से वो हिंदी के प्रति प्रेम और संस्कार उनमें आए, वो सारा श्रेय उसी को देना चाहिए। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि वातावरण घर में होना एक बहुत अच्छी बात है। अगर जिस वातावरण आपके घर में होता है उसी तरह से आप फिर ढलते हैं। मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि अटल जी से आपके संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं, आपके मित्र रहे हैं वो, तो अटल जी से पहली मुलाकात कब हुई थी और वो वाक़या क्या था जिस वजह से आपकी मुलाकात उनसे हुई? मैं बहुत पीछे की ओर अपनी दृष्टि डालता हूँ, व्यतीत की ओर, बहुत पीछे, बहुत पीछे, बहुत पीछे जब जाता हूँ मैं, तो मुझे एक कार्यक्रम की याद आ रही है। वो कार्यक्रम बड़ा विराट कार्यक्रम था, वो कहाँ पे था, किस मैदान में था, मुझे याद नहीं आ रहा। और वो कार्यक्रम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और उसके जो सर्वोच्च पुरुष थे, जो सरसंघ चालक कहलाते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक, परम पूज्य गुरु जी कहलाते थे वो, श्री माधव सदाशिव गोलवलकर जी, वो उस सभा में उपस्थित थे। और उस सभा में शुरू कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले कि युवा को, एक बड़े तेजस्वी युवा को, जैसे ना ऐसा लगता था उसके चेहरे पर सूर्य नारायण उगाए हों, निकल आए हों, ऐसा तेजस्वी व्यक्तित्व युवा का, नवयुवक का, वो उसको आदेश दिया गया कि तुम अपनी कुछ पंक्तियाँ या अपनी कुछ कविता पढ़ो पहले। तो वो उस नवयुवक ने अपनी एक रचना पढ़ी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। बहुत लंबी कविता थी वो, और निरंतर निर्वाह था, और ऐसा आबाद निर्वाह, ऐसी दिव्य वाणी कि सारा जो वह हजारों को जो हुजूम था वहाँ पे, जो अनुशासित बैठा हुआ था स्वयंसेवकों का, वो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस जैसे कहते हैं, सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज़ सुनाई पड़े, ऐसे सन्नाटा छा गया और लोगों के दिलो दिमाग पर वो कविता और वो कवि छा गया। और वो मेरे ऊपर तो छा नहीं था उसको, तो मैं उसी पल उसका दीवाना हो गया। बहुत भयानक दीवानगी उस व्यक्ति की मेरे ऊपर सवार हो गई। और बाद में मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पड़ोस में रहने वाला वो नवयुवक है। एक गली का फासला था मेरे और उसके घर के बीच में, एक छोटी सी गली थी जो शॉर्टकट थी, और जब उसको आना होता था इधर शिंदे की छावनी में भारत टॉकीज की तरफ सड़कों पे, तो वो उसी गली का उपयोग होता था। उसके आगे से मेरे घर के सामने से निकलना और उसको बिठा लेना, ये नौबत आदमी बाद में जब परिचय हो गया कि भाई बैठिए भाई साहब, बैठिए, चाय पी लीजिए, कभी भोजन कर लीजिए, कभी गपशप हो रही है, कभी गोष्ठी हो रही है। तो वो मेरे पड़ोस में रहते हैं, इतने पास में, ये मुझे ये रहस्योद्घाटन बाद में हुआ। और वे थे जो बाद में भारत रत्न बने, इस देश के महामात्य बने और मेरे परम मित्र बने, मेरे पड़ोसी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो यहाँ से शुरुआत हुई मुझे लगता है। उसके पहले कभी सुना होगा तो भाषण सुना होगा, बोलने में तो शुरू से माहिर थे वो, जब वो कुछ भी नहीं थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं थे, तब से वाणी का जादू था उनके पास, जो लगता था कि पूत के पाँव पालने में लोग कल्पना करते थे। जैसा कि सुनते हैं कि नेहरू जी ने भी एक बार कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि तुम एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनोगे, तो हर एक को समझ में आती थी कि वो पूत का जो पाँव है पालने में, वो हर एक को दिखाई देता था। तो इस तरह से वो उस गली से निकल के और देश के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठे जाके श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे परिचय हुआ उनसे मेरा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अटल जी के साथ सत्यार्थी जी की अनकही यादें चलती आ रही थी। और मेरा अगला सवाल आपसे ये भी है कि हमने सुना है कि श्री महान साहित्यकार श्री हरिवंश राय बच्चन जी के आपको धर्मपुत्र कहा जाता है, इसके पीछे क्या संदर्भ है? हाँ, ये तो मेरा परम सौभाग्य जीवन का। क्या था कि यहाँ का सबसे बड़ा अखबार हुआ करता था, भास्कर तो बहुत बाद में पैदा हुए, भास्कर कोई जानता भी नहीं था। नव प्रभात, दादा नागौरी हुआ करते थे, दादा कहते थे उनको, शॉर्ट था उनका, दामोदर दास नागौरी, बहुत बड़ा नाम था, उद्योगपति थे यहाँ के,
जी। उनका अखबार था नवप्रभात, यहाँ ग्वालियर का सबसे बड़ा अखबार, सबसे प्रसिद्ध अखबार। तो उस अखबार में मैंने एक 26 जनवरी को एक आर्टिकल लिखा, और उस आर्टिकल में मैंने शुरुआत में 4 पंक्तियाँ, मुझे दैनिक हिंदुस्तान जो था नई दिल्ली का, उसमें 4 पंक्तियाँ मुझे मिल गई। ये उगते चांद और सूरज में है जब तक तरुणाई, हिंद महासागर में जब तक, उगते चांद सूरज में है जब तक अरुणाई, हिंद महासागर में जब तक तरुणाई, जब तक सिर पर हिमालय शीश पर बांधे क्या है, तब तक भारत की गणतंत्र पताका रहे गगन पर छाई। ऐसी कुछ पंक्तियाँ, 4 पंक्तियाँ थी। वो पंक्तियाँ मैंने उसमें कोट की 26 जनवरी उसका आर्टिकल में, और वो आर्टिकल ना प्रभात में छपा, और मैंने उनकी खोज की, पते की, तो ग्रेटर कैलाश उस समय पता हुआ करता था। बाद में तो वो इंदिरा गांधी के परिवार से, जो नेहरू परिवार से बड़ा अंतरंग संबंध था इनका, सोनिया गांधी कन्यादान इन्होंने ही किया, पापा ने और मम्मी जी ने, तो खैर इतना पारिवारिक संबंध थे नेहरू परिवार से। तो बाद में इंदिरा जी के पास में उनको मकान, क्वार्टर मिला। पहले वो ग्रेटर कैलाश में रहते थे, तो वो पता मुझे मिल गया, मैंने उनको उठा कटिंग भेज दी। मैं कल्पना ही कर सकता था इतना बड़ा कवि, हिंदी का महाकवि, और वो मुझे उत्तर देगा, सोचा भी नहीं था। और चौथा या 5वां दिन हुआ मुश्किल से कि इतने में एक पोस्ट कार्ड डाकिए ने ला के दिया, और मैं और उन्होंने उसमें 2-4 लाइन लिखी थी। और पहले तो सम्मान्य और बंधुवर और यानी कि ऐसे संबोधन लिखते थे जी। बाद में जब मुझे धर्मपुत्र मान लिया तो चिरंजीव लिखने लगे, और तब भी वो कुछ ऐसी बातें लिख जाते, धन्यवाद वगैरह। तो मैंने कहा अमिताभ को और अजिताभ को, दोनों बेटों को, जब आप पत्र लिखते तब भी आप धन्यवाद देते हैं क्या? अरे बोले नहीं नहीं, धन्यवाद तो उसके लिए है, इसके लिए है, और धन्यवाद भी उतनी प्रिय है, तुम उतनी प्रिय हो, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें उन्होंने ये लिखा कि भाई ऐसे तो कुछ आर्टिकल में मेरा कुछ था नहीं खास उन पंक्तियों में, और तुमने उन पंक्तियों को इतना महत्व दिया, इसके लिए तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। बस उस पोस्ट कार्ड के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ उनसे पत्र व्यवहार का, तो मुझे लगता है कम से कम 100 से अधिक वो उनके हाथ के लेके वो दुर्लभ पत्र, कोई मामूली राजी खुशी के नहीं है, उनमें विस्तार से तमाम समस्याओं के समाधान हैं। और 2 पत्र तो ऐसे हैं सनसनीखेज, वो जब सारे संसार के सामने, हिंदी जगत के सामने आ जाएंगे तो शायद पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। एक रविंद्रनाथ टैगोर को लेके और एक आपातकाल को लेके, और कितनी बेबाक टिप्पणियाँ की हैं उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी, और दूसरी आपातकाल के बारे में, नेहरू परिवार के बारे में, जिसकी अंतरंगता थी उनके जीवन के साथ में, एक साथ जुड़े हुए थे वो नेहरू परिवार से। उसके बाद भी उन्होंने कैसे उसके पतन की आकांक्षा की, ये कमाल है उन पत्रों में। वो पत्र मैं कभी अभी दिखाऊंगा, सुनाऊंगा आपको, छपे नहीं अभी तक, वो रखे हुए हैं पत्र सुरक्षित। जी। तो ऐसे जुड़ता चला गया मैं दिन पे दिन। फिर एक स्वप्न आया मुझे रात में, उस स्वप्न में मुझे ऐसी अनुभूति हो कि बच्चन जी मुझे अपना धर्मपुत्र मान लें। तो मैंने फ़ौरन अगले दिन सोए उठा तो मैंने वो पत्र उनको भेजा, और मैंने उनसे आग्रह किया कि आप मुझे धर्मपुत्र के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो उनका उत्तर आया, उसमें उन्होंने टालम टूली की, अरे भाई हमारा तुम्हारा भाई भाई का रिश्ता क्या बुरा है, आयु का अंतर देखते हो, भला भावनाओं को कोई आयु होती है, भावनाओं की तो कोई आयु नहीं होती है, और तुम सोच समझ के उत्तर देना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने कहा मैं अगला पत्र भेजा, मैंने नहीं सोच लिया, मैंने तो आपको धर्मपिता मान लिया। तो बोले मान लिया तो फिर अब क्या रह गया? तो फिर उन्होंने वो पंक्तियाँ जो माता सीता जी ने अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज से कही हैं, वो 2 पंक्तियाँ, क्या पंक्ति मैं भूल रहा हूँ, सुत हो क्या है, उसमें उन्होंने हनुमान जी को पुत्र के रूप में संबोधित किया, पुत्र मान लिया सीता जी ने। वो पंक्तियाँ उन्होंने मेरे लिए लिखी बच्चन जी ने, और वो पंक्तियाँ लिख के और नीचे लिखा बहू का, बेटों का, बच्चों का, सबके बेटे बेटियों का सबके नाम लिखो, उन्हें मेरे आशीर्वाद और तुम्हारा बच्चन। वो उस दिन से धर्मपिता और धर्मपुत्र का ये ऐसा अटूट सिलसिला पूरे हिंदी साहित्य के अंदर बेजोड़, पूरे सारे देश के, दुनिया के हिंदी साहित्य के अंदर ये ऐसा अद्भुत रिश्ता शुरू हुआ धर्मपुत्र का, धर्मपिता का, बच्चन जी का और मेरा, जो बेमिसाल है। जी। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि देश के युवाओं को आप हिंदी दिवस के अवसर पर अपना ओर से संदेश दे दीजिए कि क्या उनको
हिंदी का महत्व होना चाहिए? देखिए, 86 वर्ष की लंबी आयु गुजारने के बाद भी मैं इस योग्य तो अपने को नहीं समझता कि मैं कोई संदेश दूँ। जी। लेकिन मैंने कुछ अपनी भावनाएं जो लिखी हैं वो मैं व्यक्त करता हूँ। वो ये है कि 14 सितंबर वर्ष में केवल एक दिवस, केवल एक दिन हम हिंदी को याद कर लेते हैं और अपना कर्तव्य पूरा मान लेते हैं। एक दिन हिंदी का चिंतन और बाकी दिन 359 दिन उसका विस्मरण। तो फिर मैं तो मानता हूँ फिर तो हमारा जो स्नान है, हमारा ध्यान है, पूजन है, भोजन है, जल है, स्नान, सभी कुछ एक दिन कर लेना चाहिए वर्ष में, रोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आवश्यकता है, हिंदी का चिंतन भी जो है वो प्रत्येक श्वास के साथ पल पल होना चाहिए। और वही मैंने ज़िंदगी के ये 86 वर्ष जो है वो वही चिंतन किया। दिन रात हिंदी का चिंतन मेरे मस्तिष्क में चलता रहा और आज भी चल रहा है, 4 जन्म लेने के पश्चात भी। बाकी तो लंबी बातें हैं। जी। जी। चलिए, सर ने हमको बहुत सारी जानकारियाँ हिंदी दिवस के अवसर पर दी। उन्होंने अपने बारे में भी बताया और हिंदी के बारे में भी बताया। इन सभी जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपना कीमती समय भी हमको दिया और यही मैं देश के युवाओं से और हमारे सारे साथियों से कहना चाहूँगा कि हिंदी को एक दिन की भाषा नहीं माने, उसको तो हमारी हर श्वास के साथ जिया जाना चाहिए। यही आवश्यक है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।